आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में मोदी सरकार की बढ़ती परेशानी की, वोटिंग लिस्ट पर दबाव में आए चुनाव आयोग की। जानेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर क्यों भड़की आरजेडी, संभल मस्जिद की रंगाई पुताई पर हाईकोर्ट ने क्या दिया फैसला, देखेंगे एनसीपी विधायक के बड़े खुलासे को और बुलेटिन के आखिर में बात पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाषा विवाद के बीच मद्रास एससी के मदुरै पीठ की अहम टिप्पणी, तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल जरूरी, याचिकाकर्ता ने कहा था बिजली विभाग ने तमिल ना सीख पाने पर निकाला था। अमेरिका के दबाव में 30 दिन की सीज फायर के लिए यूक्रेन राजी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले अब हमें रूस जाना है, रूस ने मॉस्को की शर्तों पर समझौता होने की कही बात। ग्रीनलैंड की जनता का अमेरिकी राष्ट्रपति को कड़ा संदेश, चुनाव में ट्रंप की कट्टर विरोधी माने जाने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत, ट्रंप की ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी के बीच आए नतीजे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 73 अंकों की गिरावट के साथ 74,030 पर बंद हुआ, निफ्टी 27 अंकों की गिरावट के साथ 22,470 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में एक बार फिर मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। विपक्ष की तरफ से भाषा विवाद को लेकर पहले ही सरकार को घेरा जा रहा है, तो अब अदानी से जुड़े एक मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछ लिए हैं। सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्यसभा और लोकसभा में कई मसलों पर विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध जताया। लोकसभा में पवन ऊर्जा के एक प्रोजेक्ट को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए और सदन से वॉकआउट किया। इसके साथ ही भाषा विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तमिलनाडु पर दिए गए बयान को लेकर भी विपक्ष ने तीखे आरोप सरकार पर लगाए और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी दिया। संसद में अदानी का मुद्दा भी उठा। दरअसल कांग्रेस सांसद ने पवन ऊर्जा के एक प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया तो विपक्ष के सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और सरकार पर अदानी के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। इसके बाद विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। राज्यसभा में उपसभापति ने बताया कि उन्हें प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, सागरिका घोष और कुछ सदस्यों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव के 9 नोटिस मिले हैं। सदस्य परिसीमन और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हालांकि चेयर ने किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया। इस पर भी विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। इसके अलावा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अवैध कोयला खनन का मामला उठा। सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों पर सवाल किए, जिनका केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया। वहीं ऑनलाइन जुए का मामला लोकसभा में उठा। यानी बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन मोदी सरकार के खिलाफ माहौल गरमाया रहा। संसद में तमाम मुद्दों के साथ चुनाव आयोग का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है, जिसके चलते चुनाव आयोग भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। एक बार फिर चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों की चिट्ठी लिखकर सुझाव मांगे गए हैं कि देश में चुनाव प्रक्रिया कैसे बेहतर हो। तो आखिर क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का कोई चुनाव। हर चुनाव में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर धांधली के कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब चुनाव आयोग ने देश की सभी पार्टियों को एक अहम पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों से 30 अप्रैल 2025 तक ईआरओ, डीईओ या सीईओ के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव मांगे हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब आयोग ने ऐसी पहल की हो। पिछले हफ्ते ही ईसीआई सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओएस को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत कराने और ऐसी बैठक कराने की बात कही थी। चुनाव आयुक्त ने कहा था कि इस तरह की बैठकों में अगर कोई सुझाव मिलता है तो उसे तुरंत कानूनी रूप से सख्ती से हल करें और 31 मार्च 2025 तक आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। बताते चले कि चुनावी प्रक्रिया में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत लेकर इंडिया गठबंधन ने कई बार चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। हाल ही में 11 मार्च को भी टीएमसी और बीजू जनता दल सहित तमाम दलों के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से इसी सिलसिले में मुलाकात की थी, जिसके बाद देर रात चुनाव आयोग ने ये चिट्ठी जारी की। विपक्षी दलों का कहना है कि ये महज एक दिखावा है, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पहले ही संदेह के घेरे में है। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना यूबीटी, बीजू जनता दल समेत अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की चिट्ठी पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि आयोग ने अब तक सरकार के पक्ष में फैसले लिए हैं और अब सुझाव मांगकर सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की इस पहल का कोई सकारात्मक असर होता है
या फिर इसके बाद भी आगे की चुनाव प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष के आरोपों के बाद अब चुनाव आयोग भी ये बात मानने लगा है कि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है, उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। वोटिंग लिस्ट को लेकर विपक्ष की चिंता इस समय बिहार चुनाव को लेकर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए और महागठबंधन के बीच तीखा टकराव भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने तो सीएम नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप तक लगा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर बिहार विधान परिषद में विवाद देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि उनके पति जेल गए तो पत्नी को सीएम बना दिया। नीतीश के बयान पर राबड़ी देवी भड़क गयी। बाद में उन्होंने सदन के बाहर आकर नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। अनसंट महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला कि फाइल उठा के पुराना देखिए। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के रिमोट से चल रहे हैं, खुद सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि सारा पावर बीजेपी और आरएसएस को दे दिया है। इसीलिए राज्य में अपराधियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश पर तीखा हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश अचेत हो चुके हैं, उन्हें अब त्याग पत्र दे देना चाहिए। पूरा बिहार इस वक्त चिंता कर रहा है कि आखिर सरकार कैसे चल रही है। हम भगवान से कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दी स्वस्थ हों। नीतीश कुमार पर राबड़ी और तेजस्वी ने सवाल खड़े किए हैं, तो संभल की जामा मस्जिद की रंगाई होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब अब हाई कोर्ट ने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे लेकर याचिका लगाई गई थी, क्योंकि एएसआई की तरफ से रंगाई की इजाजत नहीं दी गई थी। तो क्या आया है फैसला हाई कोर्ट का, देखिए इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर मस्जिद की रंगाई पुताई पूरी हो जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये मंजूरी दी। अब हाईकोर्ट ने एएसआई को 1 हफ्ते के भीतर मस्जिद की रंगाई पुताई कराने का आदेश दे दिया है। हालांकि इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि रंगाई पुताई सिर्फ मस्जिद के बाहरी हिस्सों में ही होगी। वैसे भी मस्जिद कमेटी ने सिर्फ बाहरी हिस्से में ही रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। बता दें कि इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना कोई छेड़छाड़ किए बाहर से रोशनी की सजावट भी की जा सकती है। बता दें कि रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई से मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया था कि रंगाई पुताई के बहाने मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि शुरुआती सुनवाई में हाईकोर्ट भी लगातार इस बात को टालता रहा और एएसआई से रिपोर्ट मांगी। इस पर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ सफाई कराई जा सकती है। हालांकि अब कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। हाई कोर्ट का नतीजा मुस्लिम पक्ष के हक में आया है और इस पर अब एएसआई की तरफ से कोई सवाल भी नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उस पर अभी तक सवाल उठाए जा रहे हैं और अब सत्ताधारी गठबंधन में शामिल एनसीपी के विधायक ने जो दावा किया उससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। तो क्या कहा एनसीपी विधायक, जिसके बाद उनकी विधानसभा रद्द होने की जा रही है चर्चा। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने अपनी सरकार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वीडियो में प्रकाश सोलंकी ने कहा कि मैं 10-12 करोड़ में विधायक बना हूं। सोलंकी ने दावा किया है कि चुनाव में एक उम्मीदवार कई करोड़ रुपए खर्च कर विधायक बनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले चुनाव में एक उम्मीदवार को 45 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, जबकि दूसरे की कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है। ऐसा लोग कहते हैं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं 10-12 करोड़ में निर्वाचित हो गया। एनसीपी विधायक के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय की गई थी। एक उम्मीदवार प्रचार में 40 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता, जबकि सोलंकी खुलेआम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
अगर सोलंकी के दावे को सच माना जाए तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द भी हो सकती है। सोलंकी बीड जिले के संरक्षक मंत्री हैं और महाराष्ट्र की मजलगांव से लगातार 4 बार के विधायक हैं और उनका ये बयान किसी गुप्त बैठक में नहीं बल्कि सार्वजनिक सभा में आया है। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि मैं लाखों कहना चाहता था लेकिन करोड़ कह दिया। एनसीपी नेता के खुलासा करने के बाद अब इस बात पर जोरों से चर्चा हो रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विधानसभा प्रचार के लिए खर्च की सीमा 40 लाख है और एनसीपी विधायक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर सकता है। एनसीपी विधायक अपने बयान से विवाद में फंस गए हैं तो देश के नाम को लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है। ये मामला भी कोर्ट पहुंच गया है, तो आखिर कोर्ट का क्या आया है फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन देने को कहा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से ज्ञापन पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है। याचिका में सरकार को संविधान में संशोधन करने और इंडिया शब्द के स्थान पर भारत या हिंदुस्तान शब्द रखने का निर्देश देने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि ऐसे मामले में फैसला गृह मंत्रालय को लेना होता है। बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी। इस दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया था। कोर्ट ने 4 फरवरी की सुनवाई में केंद्र के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए समय दिया था। बताते चले कि याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि देश का नाम एक होना चाहिए, संविधान में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हर कागज पर अलग अलग नाम है। आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस पर यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है, पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। और बुलेटिन के आखिर में बात पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की खबर ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहाड़ी इलाके में ट्रेन पर हमला कर दिया और उसमें सवार यात्रियों को बंधक बना लिया। पूरी रात पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई, लेकिन अब तक सेना को सफलता नहीं मिली। इस बीच बलूच आर्मी ने पाकिस्तान और चीन को बड़ी चेतावनी दे दी है। तो इस घटना के क्या है मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बीते दिन जाफर एक्सप्रेस नामक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में 9 बोगियां हैं, जिनमें तकरीबन 500 लोग सवार थे। इनमें सेना और सीक्रेट एजेंट की भी अच्छी खासी तादाद थी, जिन्हें बीएलए ने बंधक बना लिया। हालांकि महिला, बच्चों समेत कुछ यात्रियों को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन लगभग 200 बंधकों के उनके कब्जे में होने का दावा है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इनमें से 104 को रिहा कर लिया गया है। दरअसल 11 मार्च की सुबह जब जाफर एक्सप्रेस गुडलार और पीरू कुनरी के पहाड़ी इलाकों में स्थित सुरंग नंबर 8 के पास पहुंची तो अचानक हथियारबंद विद्रोहियों ने ट्रेन को घेर लिया। उन्होंने रेलवे ट्रैक को विस्फोटकों से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। इसके बाद आतंकियों ने ट्रेन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना एक्शन में आई और पूरी रात बलोच आर्मी और पाकिस्तानी सेना के बीच अंधाधुंध फायरिंग चली। सेना का दावा है कि उन्होंने 16 विद्रोहियों को ढेर कर दिया है। इस संघर्ष में सेना के 30 जवानों की भी जान चली गई। हालांकि बीएलए ने सेना के इन सभी दावों को खारिज किया है। उनकी मांग है कि बलूच राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए और उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर अगले 48 घंटे तक ये मांग पूरी नहीं हुई तो हर घंटे 5 बंधकों की जान ले ली जाएगी। इसके साथ ही बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन को बलूचिस्तान से चले जाने को कहा है। उन्होंने इस ट्रेन को जिस जगह रोका है वो बलूचिस्तान का दूरस्थ पहाड़ी इलाका है, जहां नेटवर्क तक नहीं है। ऐसे में सेना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैद से रिहा किए गए एक यात्री ने वहां के हालात बयां करते हुए कहा कि धमाका हुआ, ट्रेन हिल गई और फिर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हम सब नीचे लेट गए, सांसें थम सी गई। यात्री का कहना है कि मुझे नहीं पता कि वे कितने बंदों को अपने साथ ले गए। उन्होंने रिहाई के वक्त चेतावनी दी थी कि पीछे मुड़ के मत देखना, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल हालात बेहद खराब है। कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और पाकिस्तानी सेना इस पर अब तक काबू पाने में नाकाम रही है। आपको बता दें कि बलूच आर्मी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग प्रांत बनाने की मांग कर रही है, जिसके लिए उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सेना बनाने की भी घोषणा की है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।